ऐसे हों जो कि हमें ना बताऊं, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, उस पॉइंट के ऊपर हमें रुके रहना है। अगर वो रिएक्शंस के ऊपर मास्टरी आनी चाहिए कि आपको रिएक्टेंट दिया जाए तो आप प्रोडक्ट उससे किस तरह बना सकते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली अगली दफ़ा भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो वक्त आ गया है सबसे अवेटेड वीडियो का। चिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो के बैठ जाएँ, कॉपी और पेन अपने साथ रख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी FSC की गाइडलाइंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी गलतियां आप लोग कर बैठते हैं जब आप लोग MCAT या ECAT के फ़ेज़ के अंदर दाखिल होते हैं। मेरा मतलब ये है कि प्री एंट्री के फ़ेज़ के अंदर दाखिल होते हैं, तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि क्या क्या गलतियां हमने की, क्या क्या मिस्टेक्स हमने की हैं स्ट्रेटजीज़ के हवाले से और सब्जेक्ट्स के हवाले से, किस सब्जेक्ट को किस तरह स्टडी करना चाहिए था, हमने नहीं किया। तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि भाई हमने तो इतनी सारी चोटें खा ली। तो भाई उस वक्त के आने से पहले और MCAT या ECAT के फ़ेज़ के अंदर आपको दाखिल होने से पहले ही तमाम स्ट्रेटजीज़ का पता लग जाना चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर और इंटर आपको किस तरह निकालना है। और थोड़े से वक्त में जो है वो आपको किस तरह स्मार्टर स्ट्रेटजी करनी है। तो एक पूरी गाइडलाइंस आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको जो है वो समझना आसान हो जाएगा और सही स्ट्रेटजी के ऊपर आपको अमल करना आसान हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ही तमीज़ के साथ और बहुत ही जो है वो अटेंशन के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लिख लें, बेहतर ये है, और आप बाद में भी जो है वो अगर कभी भूल जाएं या कभी आपको दोबारा रिकॉल करना हो तो वीडियो मौजूद होगी चैनल के ऊपर, आप कभी भी आके जो है वो देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्टीमेट गोल, स्टडी टाइमिंग्स, सब्जेक्ट स्टडी मेथड्स, MCQs बुक्स मेथड कि किस MCQs की बुक्स को किस तरह पढ़ना है, किस वक्त हमें कौन सी बुक उठानी है, रिवीजन मेथड के हाउ टू रिवाइज़, कब रिवाइज़ करना है, किस तरह रिवाइज़ करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैन सॉल्विंग पास्ट पेपर्स के पास्ट पेपर्स को आपको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। नोट्स मेकिंग टिप्स, अगर कोई सब्जेक्ट में आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, तो नोट्स आपको किस तरह बनाने हैं उसके हवाले से हम टिप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। दैन फाइनली वी विल टॉक अबाउट द ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आपका अल्टीमेट गोल आपका क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और इंटर, क्योंकि हम हमेशा जब भी कोई काम करें तो सबसे पहले हम वाई ज़रूर हमें लगाना चाहिए उस काम को करने से पहले, कि वाई वी आर डूइंग दिस। अगर आप फर्स्ट ईयर या इंटर को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर इंटर के दौरान आप अपने आप से अगर वाई का सवाल नहीं करेंगे कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में क्यों पढ़ रहा हूँ और मैं क्यों जो है वो इतनी सारी तैयारी कर रहा हूँ, तो कभी भी आपका जो पर्पज़ है वो आपको हासिल नहीं होगा। तो वाई का मतलब क्या है कि वाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट पर्पज़ क्या होना चाहिए। देखिए, अल्टीमेट पर्पज़ हमारा ये होना चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इंटर, दैट्स इट। MCAT और फर्स्ट ईयर और इंटर की स्ट्रेटजी में बड़ा फ़र्क होता है, तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर और इंटर की स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर और इंटर में आपको गोल होना चाहिए कि कुछ भी मुझे करना है, जितना टाइम मुझे देना है सब्जेक्ट को देना है, लेकिन मुझे अपने कंसेप्ट्स जो है वो MCAT और ECAT यानी प्री एंट्री के फेस से पहले मुझे हर हालत में क्लियर करना है। ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट ईयर भी पास कर लें, इंटर भी पास कर लें और इतने सारे कंसेप्ट्स ऐसे हों जो कि हमें ना बताऊं, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, उस पॉइंट के ऊपर हमें रुके रहना है। अगर ग्लाइकोलिसिस है तो ग्लाइकोलिसिस से हमें आगे नहीं बढ़ना जब तक हमें ग्लाइकोलिसिस के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। यहाँ ये नहीं चलेगा भाई ये चैप्टर मुश्किल है, ये चैप्टर आसान है, ये डिफ़िकल्ट है, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी। सारे चैप्टर के कंसेप्ट्स आपके पास मौजूद हैं और सबके कंसेप्ट्स आपको ब्रेन में जो है वो अपने सेव होने चाहिए, और ये आपको काम करना है प्री एंट्री के फ़ेज़ के अंदर दाखिल होने से पहले यानी फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट्स आपको फर्स्ट ईयर के अंदर क्लियर करने और इंटर के कंसेप्ट्स आपको इंटर के अंदर क्लियर करने। सो दैट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल। फिर अगला सवाल जो अगला हमारा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं टाइटल, वो है स्टडी टाइमिंग्स का, कि भाई आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में किस वक्त पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम। ठीक है, रिलैक्स रहें, काम रहें, कोई आपको 8-8, 9-9 घंटे फर्स्ट ईयर और इंटर में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप 5 से 6 घंटे अगर स्टडी कर लेंगे तो आप जीनियस जो है वो बन सकते हैं। तो आपको अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में हैं तो मैक्सिमम अगर आप फॉर एग्जांपल 6 घंटे का भी अपना स्केड्यूल बनाते हैं, सो इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए,
क्योंकि और 6 घंटे भी जो है वो ऐसे होने चाहिए कि आप फोकस हो गए जो है वो पूरे 6 घंटे अपने स्टडीज़ को दें, ठीक है ना, फोकस हो गया। ऐसा नहीं कि आप साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, आप फेसबुक भी चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, तो फिर ये 6 घंटे आपको किसी काम नहीं आएंगे। इन 6 घंटों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्टडीज़ पे अपना फोकस रखना है और कहीं दूसरी जगह आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो अगर आपने 6 घंटे रेगुलरली अपना जो है वो स्केड्यूल बनाया है, तो 6 घंटों में से आप ये कर सकते हैं कि 2-2 घंटे जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स आपने फ़िज़िक्स को दिए, 2 आवर्स आपने केमिस्ट्री को दिए, 2 आवर्स आपने बायो या फिर 2 आवर्स आपने मैथ्स को दिए। तो 2 आवर्स का अगर आप स्केड्यूल बना लें कि हर सब्जेक्ट को मुझे 2 आवर्स जो है वो देने हैं, सो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। हाँ, जब कोई टेस्ट वगैरह है आपकी एकेडमी का, तो आप फिर जो है वहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपना स्केड्यूल और वहाँ पे आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जिसका आपका टेस्ट है। लेकिन ये 2-3 दिन पहले ही आपको काम करना है, ऐसे नहीं कि पूरा हफ्ता आपने उस सब्जेक्ट को दे दिया। आप अपने स्केड्यूल से चलते रहें, जैसे ही आपका टेस्ट जो है वो करीब आ जाए, आप मिनिमम जो है वो 2 से 3 दिन पहले अपना ये स्केड्यूल छोड़ के पूरा फोकस अपना उस सब्जेक्ट के ऊपर रखिए, उस टेस्ट की जो है वो तैयारी कर लें। देन अगला पॉइंट स्टडी टाइमिंग्स के हवाले से ये है कि देखिए, अगर आप मैक्सिमम अपने टॉपिक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर मैं आपको इनकरेज करूँगा, कॉन्फिडेंस दूँगा आपको कि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके कॉलेज के अंदर जो है वो भरपूर स्टडी हो रही है तो आप भले एकेडमी जो है वो ज्वाइन ना करें, लेकिन बिलफर्ज़ अगर आपके कॉलेज में जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लासेस नहीं होती, तो आप ऐसी सूरत में एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो आपका स्केड्यूल ये होना चाहिए कि आपको वो टॉपिक जो कि अगले दिन आपके टीचर ने पढ़ाना है आपकी एकेडमी में, तो एक दिन पहले आपको उस टॉपिक को रीड आउट करना है। बात समझ में आ रही है ना आपको मेरी? एक दिन पहले आपको उस टॉपिक को रीड आउट करना है। आप अपने टीचर से पूछ लें कि सर नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर होगी, किस टॉपिक के ऊपर होगी, तो वो आपको बता देंगे। तो फिर उस यानी क्लास से पहले ही आप जो है वो पढ़ के जाएँ उस टॉपिक को अच्छी तरह, और जब वो क्लास हो जाए तो क्लास होने के बाद देन आप अगेन जो है वो उस टॉपिक को पढ़ें। सो यू हैव टू रीड दैट टॉपिक बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, ताकि आप मैक्सिमम तरीके से उस टॉपिक को समझ सकें और जो भी उसके कंसेप्ट्स हैं आपको क्लियर हो जाएं। तो स्टडी टाइमिंग्स के हवाले से अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो स्टडी टाइमिंग्स का मसला है वो आपका बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन बातों का ख्याल रखना है कि 6 घंटे की टाइमिंग है तो 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, और एकेडमी ज्वाइन करनी है तो वेल एंड गुड आप करें, और बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास आपको मस्ट जो है वो रीड आउट करना है। देन अगली बात जो आती है वो है सब्जेक्ट स्टडी मेथड के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर सब्जेक्ट को टैकल करने का, समझने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। और आप क्या करते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक ही तरीके से जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले फ़िज़िक्स को लेकर आ रहा हूँ। अगर आप फ़िज़िक्स की बात करें तो देखें, फ़िज़िक्स में आपको, अगर फ़िज़िक्स में आप वीक हैं, सो यू मे गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द फिज़िक्स। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर अगर आप वीक हैं, सो आप जो है वो फ़िज़िक्स को एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। क्योंकि एक बात तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, फ़िज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो बड़े आसान हैं, उसमें आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आम तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंसेप्ट समझने में कोई परेशानी भी हो रही है तो आप जो है वीडियोस वगैरह देख के अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो कंसेप्ट्स तो आसान हैं, आप अगर जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से अगर आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट आपको बड़ी आसानी से जो है वो समझ में आ जाएंगे। जो असल जो चैलेंज होता है आपका फ़िज़िक्स के अंदर वो होता है प्रॉब्लम्स का। जो बच्चा जितनी अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स का मास्टर हो सकता है, प्रॉब्लम्स को जो है वो विदाउट कैलकुलेटर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, जल्दी सॉल्व कर सकता है, वो बच्चा जो है फ़िज़िक्स के अंदर आगे जाता है हमेशा। मैंने अपनी जिस तरह आदत बनाई हुई थी कि मैं हमेशा कैलकुलेटर के बग़ैर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था। अगर कॉस साइन और टेन थीटा वगैरह की वैल्यूज़ हैं वो मुझे याद थी, और इसके अलावा जो डेसिमल को आपको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो सारी जो है वो ट्रिक्स मुझे पता थी। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप फ़िज़िक्स के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं और आप कमांड हासिल कर सकते हैं भरपूर फ़िज़िक्स के अंदर। तो मैं कह रहा था कि असल चैलेंज जो है वो आपका प्रॉब्लम्स का है। तो ये मसला आप अपना किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर आप किस तरह मास्टर बन सकते हैं, किस तरह कमांड हासिल कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप सिर्फ अपने बोर्ड तक महदूद ना रहें, आप दूसरे बोर्ड्स की प्रॉब्लम्स उठा के उसको सॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ताल्लुक सिंध बोर्ड से है तो आप फेडरल या पंजाब बोर्ड की बुक्स उठाएं और सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स जो दिए हुए हैं एंड में चैप्टर के, आप वो सॉल्व करें। क्योंकि प्रॉब्लम्स का मास्टर सिर्फ वही बनता है जो जितने ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।
सिर्फ आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बार बार सॉल्व करने की वजह से आप मास्टर नहीं बन सकते। आप मास्टर तब बनेंगे जब आप डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट वैरायटीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? डिफरेंट बोर्ड्स से मिलेंगी। और इसी तरह डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स के साथ साथ आप डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज आप उठा के, डिफरेंट बुक्स आप उठा के जो MCQs की बुक्स हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके अगेन आप इस पे कमांड जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, प्रॉब्लम्स हमेशा वो सिमिलर नहीं आती जो हमारी बोर्ड की बुक्स में होती हैं। टेस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं कि वही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट आ सकती हैं। कंसेप्ट वही होता है जो हमारी बुक्स के अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट आ सकती हैं। तो उनको सॉल्यूशन जो है वो उनका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से हमारे पास जो है वो आता है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको कमांड हासिल होगी। तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम का मसला हल हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, जो मैंने हाउ टू सॉल्व फिज़िक्स प्रॉब्लम्स वाली वीडियो के अंदर भी दी है, कि अपना सेपरेट जर्नल आप ज़रूर बनाएं प्रॉब्लम्स का। आप जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि रफ जर्नल पे आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, रफ जर्नल पे आप ज़रूर सॉल्व करें, लेकिन आपका एक लाजमी सेपरेट फेयर जर्नल ज़रूर होना चाहिए फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स के लिए, कि जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स हों और कुछ भी ना हो, ताकि जब भी आपको रिवाइज़ करनी हो जिस टॉपिक की प्रॉब्लम, तो फ़ौरन आप जो है वो उसको जो है वो उसके ऊपर गो थ्रू करके उसको रिवाइज़ कर लें और उसको देख लें कि भी प्रॉब्लम किस तरह हो रही है। सो ऑलवेज़ मेक अ सेपरेट जर्नल फॉर योर फिज़िक्स प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब केमिस्ट्री को किस तरह पढ़ना है? देखिए, केमिस्ट्री के लिए मेरी आपसे जो पहली एडवाइस है वो ये है कि ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आप अपने जो है वो सेल्फ़ नोट्स जो है वो ज़रूर बनाएं। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि फ़ेडरल बोर्ड के हैं, पंजाब बोर्ड के हैं, क्योंकि उनकी बुक्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिंध बोर्ड वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें लिखा हुआ है, मटेरियल उसमें बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशली मैं फ़ेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा उनको कि आप जो है वो अपने केमिस्ट्री के नोट्स ज़रूर बनाएं। जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपके नोट्स बनाने का तरीका भी बताऊँगा अभी तो। और मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नोट्स आपको बनाने किस तरह हैं। तो केमिस्ट्री के लिए पहली बात, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको की पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी एडवाइस जो केमिस्ट्री के लिए आपको देना चाहता हूँ कि मास्टर द रिएक्शंस। जी हाँ, रिएक्शंस के ऊपर अपनी मास्टरी हासिल कर लें। देखिए, बहुत से बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं और वो सारे रिएक्शंस को जो है वो मेमोराइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारे रिएक्शंस को मेमोराइज़ आपको नहीं करना, ये बात आपको ज़हन में रखनी है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं हमारी बुक्स के अंदर जो कि आपको जो है वो समझने हैं, ठीक है ना, जो आपको समझने हैं। हाँ, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं और उनके स्ट्रक्चर जो है वो याद करने हैं, लेकिन आपको जो है वो रिएक्शंस के ऊपर मास्टरी आनी चाहिए कि आपको रिएक्टेंट दिया जाए तो आप प्रोडक्ट उससे किस तरह बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिससे हमें यानी हमारे लेवल के ऊपर हमें पता नहीं लग सकता कि भी रिएक्टेंट अगर दे दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हाँ, उन रिएक्शंस को जो है वो आपको याद कर लेना है। और याद करने का रिएक्शंस को सबसे आसान तरीका ये है कि रिवाइज़ फ्रीक्वेंटली। जितना आप रिएक्शंस को गो थ्रू करेंगे, जितना आप रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जितना आप रिएक्शंस को देखेंगे, तो उतना ही आपको जो है वो रिएक्शंस याद करने में आसानी हो जाएगी। तो रिएक्शंस को याद करने में कोई टेंशन मत लें, ठीक है ना। आप सिर्फ बार बार उसको देखते रहें, बार बार रिवाइज़ करते रहें केमिस्ट्री की बुक को उठा के, और आपको रिएक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो याद हो जाएंगे। यही मेरी एक ट्रिक थी। एक मैं कोशिश करूँगा कि हाउ टू इस पर रिएक्शंस पे वीडियो बना दूँ कि हम रिएक्शंस को किस तरह जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद करने के लिए मेरी जो टैक्टिक्स थी रिएक्शंस को, वो ये थी कि मैं बार बार रिवाइज़ करता था। और हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे फेलोज़, वो परेशान हो जाते थे, यार ये रिएक्शन इतनी जल्दी कैसे कर लेता है। तो उसकी सबसे बेसिक जो ट्रिक यही थी कि मैं बार बार रिवाइज़ करता था, तो मुझे अक्सर रिएक्शन जो है वो बेसिकली याद हो गए थे जो हमारी बुक्स के अंदर हैं। दैन बायोलॉजी। देखें, बायोलॉजी में आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन। आपको बायोलॉजी लाइन बाय लाइन जो है वो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ, नस्ट वगैरह के जो टेस्ट होते हैं UHS के, और इसी तरह सिंध के जो एंट्री टेस्ट होता है उसकी बात भी मैं कर रहा हूँ, कि आप बाकायदा जो है वो बुक्स की लाइन्स उठा के जो है वो दी हुई होती हैं। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में आप 100% मार्क्स उठाएं, तो बहुत ही आसान टैक्टिक है कि आप जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो याद करना शुरू कर दें। और ये भी जब आप रिवीजन बार बार करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन खुद ही जो है वो याद हो जाएगी। ये तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये मैंने बात जो है वो किस पेज के ऊपर पढ़ी है, पेज के ऊपर वाली साइड पर लिखा हुआ था, नीचे वाली साइड पर लिखा हुआ था। तो बार बार पढ़ने की वजह से आपको इतना याद तो हो ही जाता है। तो थोड़ा आप रिविज़न को मज़ीद अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह करना है। तो सिर्फ जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ने की वजह से आप बायोलॉजी के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। दूसरी एडवाइस मेरी ये है आपको बायोलॉजी के लिए। देखिए, कुछ ऐसे हमारे बायोलॉजी की बुक्स में हैं जो प्रोसेसेस हैं,
ठीक है ना। जैसे कि हमारे बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस, स्क्रैप साइकिल वगैरह, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। इसी तरह आपके पास जो है बायोलॉजी में एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट होती है, किस तरह जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, सार्कोमेयर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस किस तरह हो रहा है, किडनीज़ के अंदर वाटर की फिल्ट्रेशन किस तरह हो रही है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हमारी बुक्स के अंदर हैं। तो इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनिमेशंस देखें। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर टीचर आपका बहुत अच्छा है समझाने वाला तो आपको समझा देगा, सेल साइकिल वगैरह सारी चीज़ें, जीन एक्सप्रेशन वगैरह और जितने प्रोसेस के मैंने नाम लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझा पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है कि आपको इनकी एनिमेशंस देखनी है और कोशिश करें कि उन एनिमेशंस को आप जो है वो उठाएं जो कि आपके लेवल की हों, आपके लेवल से आगे ना हो। तो आप एनिमेशंस देख के बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को बआसानी क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी एडवाइस क्या थी कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देन MCQs बुक्स मेथड, कि आपको MCQs की बुक्स किस तरह पढ़नी है और कब कब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है।